नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमए मैजिक मैथ पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं मॉडल पेपर रीट का कि कैसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है कि 75 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। बिल्कुल ऐसा वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ लिया जाए, अभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 75 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे अल्फाबेट जो होते हैं उनमें जो स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनके नंबर आपको याद करने हैं, और उनके स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आपको पता है। ए 1 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो, ए ई आई ओ यू 1 5 9 15, और यू होता है 21 पे। यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो नो होते हैं, आई नो, अभाज्य संख्याएं 25 तक जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 9 होती हैं। और बाद में 25 के बाद फिर 25 जोड़ दें, 50, फिर 75 और फिर 100 तक जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 25। 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25, और इसके बाद 5 5 जोड़ दें, 25 और 5 30, 35 और 40, ये 125 तक, 35 150 तक, और 40 175 तक। याद रखनी है आपको। अब पूछा गया है 75 से 100 के बीच, तो 75 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की यदि बात की जाए तो वह अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 21 से लेके 25 पे जा रहे हैं, इन दोनों का अंतर कितने का? 4 का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 4। अगला क्वेश्चन देख। औसत का क्वेश्चन दे रखा है, सामने क्वेश्चन लिखा है 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए छात्रों के आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 4 आपको ऑप्शन दे रखा है, एक बार सवाल खुद बनाएं। आशा करता हूं आपने क्वेश्चन बनाया होगा। अब देखते हैं सोल्व किस प्रकार करना है। यहाँ पे दे रखा है 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। छात्र कितने हैं? यहाँ पे छात्र हैं 10, जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष। औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो इनकी कुल आयु क्या होगी? कुल आयु होगी औसत गुणा छात्रों की संख्या। कुल आयु जो होगी वो होगी औसत गुणा छात्रों की संख्या। तो 10 गुणा 20 इज इक्वल टू 200। इनकी कुल आयु हो गई 200। अब कह रहा है कि 5 नए छात्रों के आ जाने से, छात्र कितने नए आ रहे हैं? 5। पहले कितने थे? 10। अब 5 छात्र और आ गए तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? 15। तो क्या फर्क पड़ता है? औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है औसत में। औसत पहले कितना था? 20। 5 नए छात्र आ गए तो औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। छात्रों की संख्या 15 है, औसत हो गया कितना? 21। औसत हो गया कितना? 21। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा? अब टोटल जो होगा वो होगा 15 एकम 15 के 5 हासिल 10, 15 दून 30 और 10 सॉरी 15 दून 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। कितना हो रहा है? 315। अब देखें यहां परिवर्तन कितना हो रहा है? 115 का। यहां परिवर्तन कितना हो रहा है? 115 का। और यहां पे देखें कितने बंदे आने से परिवर्तन हो रहा है? 5 नए छात्र आने से हो रहा है। कितने का परिवर्तन है? 115 का। तो 1 का औसत वही तो होगा, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। 115 में भाग दे देंगे 5 का, 5 दूनी 10, 5 3 15। जो औसत 5 नए छात्र हैं उनका औसत है वो है 23 वर्ष। कितने वर्ष? 23 वर्ष। कुल पूछता तो होता 115 वर्ष। कुल पूछता तो होता 115 वर्ष। एक सवाल और देखते हैं। देखो छोटे छोटे सवाल हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और पूछा गया सवाल है कि 11 परीक्षणों का औसत 60 है, प्रथम 5 का औसत 58 तथा अंतिम 5 का 56 है। 6वां परीक्षण क्या है? बिल्कुल एग्जाम में जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो सूत्रों पे ना जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इन 11 का औसत दे रखा है 60, यानी टोटल की बात करें तो 11 6 66 660। ये बात समझ में आ रही है। अब देखें क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा करें ना। प्रथम 5 का औसत 58 है, 3 और 2 5, इनका औसत 58 है, और 58 को 5 से गुणा करते हैं यानी टोटल निकालेंगे तो 8 पंजू 40 हासिल 4 55 25 और 4 29 290। पर अंतिम 5 का औसत 56 है। अंतिम 5 कौन से हुए? 3 और 2 5, ये वाले 5, इनका औसत कितना है? 56 है। तो टोटल कितना होगा? 6 पंजू 30 हासिल 3 55 25 26 27 28 280। अब देखें ऊपर वाले सबका टोटल 660 आ रहा है, जबकि नीचे वाले
10 का टोटल आ रहा है 290 प्लस 280, 0 17 8 और 9 17 के साथ हासिल 1 2 2 4 1 5 570 आ रहा है, जबकि ऊपर वालों का टोटल कितना आ रहा है 660। तो ये अकेला ही तो बचा, इसका मान क्या होगा, इसका होगा 660 माइनस 570, घटा दे 0 और 9 90, इसका सही मान होगा 90। जो छठवां प्रेक्षण होगा उसका मान जो होगा वो होगा 90। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ऑप्शन है आपके पास 15%, 20%, 30% और 25%। एक बार वीडियो रोक के खुद क्वेश्चन बनाएं। आशा करता हूँ आपने बनाया होगा। यदि आपने सोचा है कि इसका जवाब 20% आ रहा है तो देखते हैं इसका जवाब कितना आएगा। इसमें वास्तव में क्या हो रहा है कि दुकानदार को तो बेईमान पहले से बताया है कि दुकानदार जो है वो बेईमान है, फिर वो दूसरी बात कह रहा है कि वो ये बात की गारंटी दे रहा है कि जिस मूल्य पर खरीदा है मैंने उसी मूल्य पे बेच रहा हूँ। यानी दुकानदार जो छोटे गाँव में है वो ये कह रहे हैं कि बड़े शहर में जिस भाव से चीनी मिल रही है, जैसे 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है, तो मैं भी 40 रुपए किलो दे रहा हूँ। और हमें पता भी होता है कि यार खंडल जो शहर में है वो 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है, जबकि हमारे गांव में भी 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है, तो क्यों हम वहां से वजन घिसे, क्यों ना यहीं से ले लें। लेकिन दुकानदार क्या करता है कि वो 1 किलोग्राम तोलने के बजाय वो 800 ग्राम ही तोल कर देता है, और जब वो 800 ग्राम तोलता है तो वहीं उसको फायदा होता है। अब वो ये पूछ रहा है कि फायदा कितना हो रहा है। वो 800 ग्राम तोल रहा है 1 किलोग्राम पर, तो फायदा कितने का हुआ 200 ग्राम का। कितने का फायदा हुआ 200 ग्राम का। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम तोलना था उसको। 1000 ग्राम पैसे तो 1000 ग्राम के ले रहा है, 1 किलोग्राम के ले रहा है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, जबकि तोल रहा है वो कितना 800 ग्राम। तो यहाँ जो बचत हो रही है वो कितने ग्राम की हो रही है 200 ग्राम की। कितने ग्राम की 200 ग्राम की। तो ये जो फायदा हुआ वो हुआ 200 ग्राम का, 200 ग्राम पे। अब किस पर हुआ वो, यानी कि वास्तव में दुकान से सामान कितना जा रहा है उस पर फायदा होता है। और दुकान से सामान जा रहा है कितने ग्राम 800 ग्राम, ना कि 1000 ग्राम। तो दुकान से जो सामान जाएगा वो जाएगा 800 ग्राम। गुणा परसेंट की बात कर रहा है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8 और 25 चौका 100। यहाँ पे जो लाभ होगा वो होगा 25%, ना कि 20%। 20% कैसे बताया मैंने, आपने दिमाग लगाया होगा कि 200 बटा 1000 कि 200 का फायदा 1000 पे गुणा परसेंट 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर 20% का लाभ हो गया। ना जी ना, जो लाभ होगा वो होगा 25%। क्योंकि जब भी लाभ या हानि की बात करेंगे तो दुकान से जो वस्तु जाएगी, वस्तु की बात होती है, तो दुकान से जो सामान जाएगा, वस्तु जाएगी, उस पे लाभ या हानि होती है। और जब धन की बात होती है तो जितना पैसा जेब से लगाया जाता है उसी पे लाभ या हानि हम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेच रहा है, विक्रय कर रहा है कि 100 रुपए में 20 सेब बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, फायदा हो रहा है उसको 20% का। तो बताइए कि उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे, 100 रुपए में उसने सेब कितने खरीदे। तो यहां से हम मान निकालेंगे कि एक सेब का मूल्य क्या है 20 रुपए में, 20 सेब बेच रहा है 100 रुपए में, तो एक सेब का मूल्य होगा, एक सेब का जो मूल्य होगा वो होगा 100 बटा 20, यानी कि कितने रुपए में 5 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। यहां से हमें निकाले कि उसने खरीदा कितने में था, 5 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि जैसे 100 में खरीदा था, 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचेगा 120 में। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो बेच रहा है कितने में है 5 में, तो यानी 120% के बराबर 5 हो गया, तो कितने में खरीदा था वो मान निकालना है। एक मान दिया गया होता है, जिसका मान दिया गया होता है उस परसेंट को नीचे, उसके मान को ऊपर, जो पूछ रहा होता है उससे गुणा कर देते हैं। पूछ रहा क्या है 100, काट दें 0 से 0, 2 6 12, 2 5 10, 5 25 बटा 6 रुपए में एक सेब उसने खरीदा था। यहाँ मान आ रहा है 25 बटा 6 रुपए में एक सेब खरीदा था। तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदे, क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे 25 बटा 6 का, और जब मामला ऐसा होता है तो 100 बटा 25 और 6 ऊपर चला जाएगा, गुणा 6, 25 चौका 100 और 6 चौका 24 सेब उसने खरीदे थे। कितने रुपए में 100 रुपए में। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा 100 भाग 25 बटा 6, तो 100 गुणा 25 बटा 6 चेंज हो जाएगा क्योंकि भाग को हमने परिवर्तित कर दिया गुणा में, और मान आएगा 6 बटा 25 और 25 चौका 100 और 6 चौके 24, ये वाला मान यहाँ हो रहा है। दूसरा तरीका, यदि छोटी सी बात करें, आपने पहले लाभ हानि के वीडियो देखे हैं तो पता चल रहा है यहाँ पे कि 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया।
तो बताइए उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे। यहाँ पे पता चल रहा है कि 100% के बराबर है 20, तो 120 के बराबर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 दूनी 24 सेब उसने खरीदे थे। इसके लिए आप वीडियो देखें जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन लिखा है साधारण ब्याज का कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। सन 2016 का जो पिछला पेपर हमने देखा था उसमें देखा था लाभ हानि औसत और साधारण ब्याज से अच्छे से सवाल आ रहे थे। दो सवाल भी थे एक ही पेपर में, तो थोड़ा सा फोकस करें कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। सबसे पहली बात होती है सवाल जब सामने आता है तो हमें यह पता होना चाहिए सवाल में क्या दे रखा है, क्या पूछा है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई राशि 10% की दर से, यहाँ पे जो दर दी है वो है 10%। समय हमसे जानना चाह रहा है, पूछ रहा है वो, टी हमें बताना है कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब 100 था तो कितना हो जाएगा 300। यहाँ 100 क्या है मूलधन, 100 क्या है मूलधन, 300 क्या है मिश्रधन। पता चल रहा है ना इस बात का। और ब्याज की यदि बात करें तो ब्याज होता है मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाए, यानी 300 में से 100 गए तो कितने बचे 200। यहाँ तक की यदि कहानी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा फोकस ये करें कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है, ये तो हमें पता चल गया। अब कहानी ये है कि वास्तव में साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं। फोकस करें इस बात पे। साधारण ब्याज जब हम निकालते हैं तो मूलधन का प्रतिशत निकालते हैं। कितना निकालते हैं, समय को दर से गुणा कर दें उतना निकालते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज के बराबर दे रखा है आपको 200 और मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे तो मूलधन कितना है 100। तरीका एक ही अप्लाई करेंगे पूरे साधारण ब्याज में। मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे कितना, समय को दर से गुणा कर देंगे। समय और दर को गुणा करेंगे तो मान आएगा अपने पास 10t/100। फिर से बोल रहा हूं साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो मूलधन का प्रतिशत निकालेंगे कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। अब काटा पीटी कर दें यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 10t बराबर 200, तो 200 बराबर हो गया 10t और पता चल रहा है आपको t बराबर 200/10, क्योंकि इधर गुणा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा और 0 से 0 t। समय की बात होगी तो समय लिखा जाएगा यहाँ पे कितना वर्ष, 20 वर्ष। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन और लिखा है कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे पिछले सवाल में समय पूछा था, इस सवाल में दर पूछ ली। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है सवाल में वही चीज देखनी है, क्या दे रखा है, क्या पूछा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है वो है समय। समय दिया है कितना वर्ष, 4 वर्ष। दर की वो बात कर रहा है यानी आर हमें चाहिए और दुगुनी हो जाएगी, यानी मूलधन यदि 100 है, मूलधन यदि 100 है तो दुगुनी होगी तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। मिश्रधन कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पे यदि ब्याज की बात की जाए तो ब्याज हो जाएगा कितना, ब्याज हो जाएगा 100, ब्याज हो जाएगा 100। फिर देखते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का प्रतिशत। साधारण ब्याज कितना है 100 के बराबर होगा मूलधन का प्रतिशत कितना, समय को दर से गुणा कर दें उतना। समय दर गुणा हुआ तो आया 4r/100, 100 से 100 गया और r बराबर हो गया 100/4 और r का जो मान है वो है 25%। कितना परसेंट, 25%। फोकस करें इस सवाल पे। यदि ये वाला आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और समय यदि आपके वहां कम बच रहा है तो क्या करना है आपको, सीधी सी बात। यदि ऐसा वाला सवाल है और ये कह रहा है कि मूलधन दुगुना हो रहा है, कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, तो आप ये देखें कि इनका अंतर कितने का है, अंतर कितने का 100 का। अंतर जो दे रखा है उसके बाद में आपको या तो समय दिया गया होगा या दर दी गई होगी, या तो समय दिया गया होगा या दर दी गई होगी। तो यहाँ पे जो समय या दर दी गया है उसका भाग दे दें। यहाँ आपको समय दिया है 4 वर्ष तो इसका भाग दे देंगे तो मान आएगा कितना 25। सीधा सा पता चल रहा है आपको। जैसे पिछले सवाल में था कि तिगुना हो जाता है तो 100 का तिगुना कितना हो रहा है 300। अंतर देखेंगे कितना था 200, पिछले सवाल की बात कर रहा हूं मैं 200, और कितने वर्ष में हो रहा था 10 वर्ष में। तो 200/10 बराबर कितना परसेंट हो गया 20%। बिल्कुल छोटा सा तरीका और 20% यहाँ पे क्या आ जाती, दर आ जाती, समय आ जाता। 10% दर से दे रखा था तो 20 वर्ष क्या आ जाता, समय आ जाता। दोनों सवाल समझ में आए होंगे। करना क्या है, दुगुना हो रहा है तो यहाँ का अंतर देखें, ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज में भाग दे दें। या तो आपको समय दिया गया होगा तो दर आ जाएगी और दर दी गई होगी तो समय आ जाएगा। आशा करता हूँ कहानी समझ में आ रही होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन सामने लिखा है कि निम्न में से उचित भिन्न है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिमाग से निकल जाता है उचित भिन्न अनुचित भिन्न। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो दिमाग में रखें कि उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है। आप खुद बताएंगे कि उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है। जैसे मैं बात करूं कि दो लड़के हैं, एक 40 किलो का बंदा है
40 किलो का लड़का है और दूसरा जो लड़का है वो है 70 किलो का। एक 40 किलो का लड़का है, दूसरा 70 किलो का लड़का है। अब आप ये सोच के देखें कि 40 किलो का लड़का यदि 70 किलो को उठाए, वजन को ले, तो वो उचित होगा या उचित ये होगा जैसे पैदल चल रहे हैं, थक गया, तो ये तो 40 किलो का लड़का 70 किलो को उठाएगा, मतलब ऊपर 70 आए नीचे 40 आए, तो उचित होगा या अनुचित? विचार करें और बताएं मुझे कि तो उचित होगा या अनुचित। और यदि मामला ऐसा हो कि 40 किलो वाले लड़के को 70 किलो वाला लड़का उठाए, यानी 40 ऊपर नीचे 70, तो ये उचित होगा या अनुचित? आपको क्या लग रहा है? जो आपको लग रहा है वो सही है कि 70 किलो वाले लड़के को यदि 40 किलो वाला लड़का उठाए तो वो अनुचित होगा, जबकि 40 किलो वाले लड़के को 70 किलो वाला लड़का उठाए तो वो उचित होगा। सीधी सी बात यह है कि जो छोटी संख्या है वो ऊपर आए तो वो उचित भिन्न है, और बड़ी संख्या है वो ऊपर आए तो वो अनुचित भिन्न है। तो देखें यहाँ पे 5/4, 5 ज्यादा है 4 से, तो ये उचित है या अनुचित? बिल्कुल अनुचित है। 7/3, 3 छोटा है 7 बड़ा है, 7 ऊपर आ रहा है 3 के, तो ये कौन सा हो गया? अनुचित। और 2/3, 2 छोटा है 3 के ऊपर आ रहा है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। इसका जो सही जवाब होगा वो सी वाला होगा। लास्ट वाला दे रखा है 8/5, जिसमें 8 बड़ा है 5 से, यानी 5 के ऊपर आ रहा है। अंश जो बन रहा है वो 8 बन रहा है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है। पता है इन बातों का? तो आज के बाद शायद ये चीज़ नहीं भूलोगे कि उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है। उचित वो होता है जो बड़े को छोटे को बड़ा वाला उठा ले, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा उचित, ऊपर बड़ा नीचे छोटा अनुचित। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 6735 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो गई। यानी स्टार का पता करना है आपको। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि यह संख्या, पूरी जो संख्या है वो 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। इसके लिए आपको भाजकता के नियम दिमाग में होने चाहिए। 9 के भाजकता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग पूरा जाता है तो उस संख्या में पूरी में 9 का भाग पूरा जाएगा। तो यहाँ हमें चेक करना है कि इनके अंकों का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखें 6, 7, 3, 5 स्टार और 1 अंकों का योगफल की बात कर रहा है। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, टोटल कितना हो रहा है? 22। अब 9 का पाड़ा बोले, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 तक हमें चाहिए है, जबकि बन रहे हैं कितने? 22। तो घटा दें, इसमें से कितने बच जाएंगे? 5। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 5। यदि आपके पास समय कम बच रहा है वहां पे, तो ये देख लें कि 9 9 के जोड़े बना लें। जैसे इसको जोड़े बनाए तो 5 3 8 और 1 9, कितने बन गए? 1 9, ये तो खत्म हो गया। अब बता कितना? 6 और 7 13। अब ऐसी संख्या जिसमें 9 का भाग चला जाए तो 13 का बाद संख्या आएगी 18, क्योंकि 9 दूनी 18 और 18 और 13 का जो अंतर हुआ वो हुआ 5। इसका सही जवाब होगा 5। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेल मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। उसके अंदर की तरफ चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? रास्ते का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? आज अकेला हूं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो फोकस करें। बिल्कुल अंधेरा ही हो गया है। तो अब ना अब ना। तो रास्ते के क्षेत्रफल की वो बात कर रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक आयताकार खेल मैदान की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है। उसके अंदर की तरफ चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि एक आयताकार जो खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है 50 मीटर, लंबाई दे रखी है 50 मीटर। चलो 50 मीटर ये लंबाई मान लें और चौड़ाई मान लें 20 मीटर। बिल्कुल जैसा बोल रहा है वैसा करें। अब आपको ये तो पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि मैं इस पूरे आयताकार खेत की क्षेत्रफल की यदि बात करूं तो क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये L है और ये लंबाई गुणा चौड़ाई 50 गुणा 20, 50 गुणा 20 बराबर कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? 1000 वर्ग मीटर। कब? जब पूरे की बात हो, पूरे की बात हो। लेकिन कह रहे हैं 7 मीटर का रास्ता दे रखा है चारों तरफ से, 7 मीटर का रास्ता दे रखा है चारों तरफ से। तो इधर से 7 मीटर, इधर से 7 मीटर और इधर से 7, इधर से भी 7। तो रास्ता कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये चारों तरफ रास्ता है 7 मीटर का।
अब आप थोड़ा सा विचार करें कि 7 मीटर ये गई, 7 मीटर ये गई, किसमें से 50 मीटर में से, तो बची कितनी, 50 में से 14 गई, 7 ये कितनी बची 36 मीटर। ये जो लंबाई है ये कितनी होगी 36 मीटर। अब इसी तरह चौड़ाई की बात करें, 20 में से 7 ये गई, 7 ये गई, कितनी गई 14 गई, 20 में से कितनी बची 6। तो अब इसका क्षेत्रफल यदि मैं निकाल लूँ, इसमें से ये निकाल देंगे तो बाकी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ क्षेत्रफल होगा 36 गुणा 6, 6 6 36 हासिल 3 36 18 और 3 21 216 वर्ग मीटर अंदर वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब वो रास्ते की बात कर रहा है तो पूरे में से रास्ते का निकाल देंगे, तो 1000 में से 216 कम करेंगे तो मान आएगा 4, 9 बच गए 8 और यहाँ बच गए 9, तो कितने हो जाएंगे 784 वर्ग मीटर इसका सही जवाब होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहानी जो समझने वाली है वो ये है कि पूरे का क्षेत्रफल और अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे तब आपका जवाब आएगा 784 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पहिए का अर्धव्यास 7 मीटर है। अर्धव्यास की बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है त्रिज्या की। किसकी बात कर रहा है, त्रिज्या की। और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 मीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 मीटर। यदि आप पूछा जाता व्यास कितना है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 गुणा 2 बराबर कितना मीटर हो जाता 14 मीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अब कह रहा है कि 1408 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। टोटल जो चाल है उसकी वो चाल चलनी पड़ेगी 1408 मीटर। जबकि हमें पता है कि एक पहिया जब एक चक्कर कर लेगा तो वो कितना चलेगा, और ये जो चक्कर है यही इसकी परिधि है, और ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये इसकी आर है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। तो यहां पे देखते हैं कि एक चक्कर कितने में पूरा करता है, तो एक चक्कर के लिए सूत्र होता है वृत्त के परिधि का 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है 7, तो काट दिया 22 दूनी 44 मीटर एक चक्कर में वो पूरा करेगा। तो टोटल मीटर कितना चलना है 1408। क्या करेंगे 1408 में भाग दे देंगे किसका 44 का, तो अपने पास क्या आ जाएंगे चक्कर आ जाएंगे, कितने चक्कर वो लगाएगा। यहाँ पे भाग देते हैं 1408 में 44 का, तो काट दें 11 से। 11 एकम 11 कितने बच गए 3, 11 दूनी 22 8, 11 8 88, 11 चौक 44, 4 ती 12, 4 दूनी 8। तो चक्कर लगाने होंगे उसको, वो चक्कर लगाने होंगे कितने 32। कहानी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आर दे रखा है 7 और परिधि का मतलब एक चक्कर में वो कितना घूमता है वो हम निकालते हैं, तो वो निकालेंगे 2 पाई आर से। आर का मान 7 है, मान आया 44, टोटल चलाना है 1408 में 44 का भाग दिया, जवाब आ रहा है 32। आगे देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी हो, ये माध्यिका है यानी समान दो भागों में इसको बांट रही है। एडी हो तथा कोण ए 120 डिग्री, ये जो पूरा कोण है ये 120 डिग्री का है। ए पे जो कोण बन रहा है AB बराबर AC, AB और AC दोनों बराबर है। तो कोण ADB ये वाला कोण कितने का होगा, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये समद्विबाहु बराबर दो भागों में बांट रही है और ये 120 डिग्री का है, तो ये कितने का होना है 60 का। अभी देखते हैं कैसे होगा। ये 120 डिग्री का है और इस बात का पता है कि ये और ये दोनों बराबर हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये तो पता है आपको। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसमें एक कोण 120 का दे रखा है। तो ये दोनों कोण कितने के होंगे ये तो पता चल सकता है कितने के होंगे। 180 में से 120 घटा देंगे, 180 में से 120 घटा देंगे तो मान कितना आएगा 60, और दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो ये कोण कितने का हो जाएगा 30 का। कितने का 30 का। और ये 120 दो भागों में बट रहा है, तो ये 60 का, तो ये भी कितने का 60 का। अब आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से 60 का ये 30 का ये कितने के हो गए 90 के। तो कितने का बचा 180 में से 90 गए, बचा 90 डिग्री का। तो ये जो कोण होगा वो कितने का होगा 90 का। बिल्कुल इतना ही आसान होता है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है, वो आपको रखना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार
आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दें, देखते ही आपका जवाब होगा। तरीका पहला जो आप अक्सर एग्जाम में करते हैं वो वाला अप्लाई करते हैं। जैसे आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो ये जैसे मान लें एक आयत है और आयत की लंबाई, जैसे आयत 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, ऐसी बात है। बिल्कुल एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है, ये बात समझ में आ रही है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल वास्तव में क्या हुआ, 10 गुणा 10 बराबर कितना हो गया, 100। दूसरी तरफ बात करते हैं कि ये जो लंबाई थी इसमें कमी की जा रही है 20% की, तो 10% का 10% होगा 1 और 20% होगा 2, कम कर दिया, कितना हो गया 8। फिर कह रहा है चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाए, तो चौड़ाई में 40%, 10% 1 होगा, 40% 4 होगा, बढ़ा दिया, कितना हो गया 14। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 चौक 32, 3 8 1 8 और 3 11, 112। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कितना परसेंट का, 12% का। यही तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, 12% का। अब यहाँ पे देखें कि ऐसा ना करके छोटा सा तरीका अप्लाई करें। क्या करेंगे, मान लें उसका क्षेत्रफल पहले 100 था, कितना था 100 था, अब कह रहा है 20% की कमी कर रहा है, तो इसमें 20% की कमी कर दें। प्रतिशत प्रभाव की बात करें तो 20% की कमी करेंगे, मान कितना आएगा 80। अब कह रहा है 40% बढ़ा दो, तो ये जो कम किया इसी में 40% बढ़ाना है, तो 80 का 10% कितना होगा 8, 40 कितना होगा 8 चौक 32, और इसमें 40% यदि बढ़ाएंगे तो 32 जोड़ देंगे और मान आएगा 8 और 3 11, 112। पहले कितना था 100, अब कितना है 112। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की। जो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ा वो पड़ा 12% का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, यदि अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। जय